मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ। बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना। धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। तो उनको लगा कि यार ये तो बेकार हो गया, इकलौता बेटा था और ये भी गया। उस समय इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उस देश के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो ये सिद्ध करे कि कोई वैमानिक दुर्घटना हुई। जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, उन्हें एते हम आए बताबे, एते नैया कछु दिखाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। Hello, Namaste, Salam, Sat Sri Akal. A very warm welcome to Jai Ho, the Jai Kumar Show. This is a show where we constantly try to bring you a dose of motivation and inspiration with a tadka of entertainment. जैसा कि इंग्लिश ऑथर एडवर्ड बुलवर लिटन ने कहा है, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है, यानी कलम से निकले शब्द इंसान में वो बदलाव ला सकते हैं जो कि तलवार नहीं ला सकती। बिल्कुल सच। भला लोगों की भावनाओं तक पहुंचने और उन्हें समझने या समझाने के लिए तलवार का क्या काम। जिंदगी को अपने शब्दों से आसान बनाने में ऐसे ही दो महारथी कवि सौरभ सुमन और कवित्री अनामिका अंबर का बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया भर में अपनी कविताओं से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले युगल कवि सौरभ सुमन और अनामिका अंबर आज हमारे साथ जय हो के मंच पर मौजूद हैं। पोइट्री की दुनिया में दोनों ही काफी जाने माने नाम हैं। जहां सौरभ सुमन ने कविता पाठ में अपना सफर पंच कल्याणक महोत्सव से शुरू किया था, वहीं अनामिका अंबर ने 9 साल की उम्र में कलम का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया था। कवि सौरभ सुमन की कविताओं में वीर रस के साथ बगावत के ऐसे तार पिरोए जाते हैं जो लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए काफी हैं। वहीं अगर स्टेज पर अनामिका अंबर की अटेंडेंस लग गई तो ऑडियंस की तादाद एकदम बढ़ जाती है। उनकी कविताएं और कविता पाठ तो आपने कई जगह सुनी होंगी, यूट्यूब में देखी होंगी, पर आज सुनेंगे उनकी जुबानी, उनकी कहानी, वो अनकही बातें जो शायद ही आपने कहीं और किसी और इंटरव्यू में सुनी हो। चलिए शुरुआत करते हैं जय हो द जय कुमार शो की विद माय फेवरेट अनामिका अंबर एंड सौरभ सुमन। सौरभ जी एंड अनामिका, वेलकम टू जय हो। बहुत बहुत आभार जय जी। आपने तो काफी कुछ कह दिया हमारे सम्मान में। अब देखते हैं कि हम लोग कितना खरे उतरते हैं। आपके शो के लिए बहुत बहुत आभार कि आपने हमें बुलाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जय जी। आप जितने गुड लुकिंग हैं, आपने उतनी ही ज्यादा तारीफ, मुझे लग रहा है आपने अपने अकॉर्डिंग हमारी तारीफ कर दी है, और उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखते हैं आगे क्या होता है। अनामिका जी एंड सौरभ, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो मेरा आपसे प्रश्न है, बड़ा ही बेसिक फंडामेंटल प्रश्न है आपसे, और मैं समझना चाहता हूँ कि बिकॉज इट्स सो टफ टू बी कवि, है ना, पोएट बनना आसान नहीं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप एक्चुअली कवि बने कैसे? जय जी, पहले क्या था कि पहले लोगों को लगता था कि लाइफ यदि सेट करनी है तो वो आपको पढ़ के कुछ बनकर ही करनी है। तब ये एक डाउटफुल रहता था कि आप यदि किसी और कैटेगरी में जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट कैटेगरी में जा रहे हैं, तो वो 50-50 रहता था। सक्सेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। 99% ऐसे एग्जाम्पल भी सामने होते थे। 1% सक्सेस होते थे, 99 नहीं होते थे। तो ये डाउट के साथ आगे बढ़ते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो ये है कि आप सोशल मीडिया आपके हाथ में, हर समय एक ऐसा चैनल आपके हाथ में है। खुद के पास एक ऐसा चैनल है कि आपके पास कोई टैलेंट है तो आपने तुरंत उसको रिकॉर्ड किया, शूट किया और डाल दिया। चल गया तो एक दिन में एक्टर हो गए आप, एक दिन में आप मतलब सेलिब्रिटी हो गए। अब मैं अपने पे आती हूँ। कवि बनने का सच बताऊं तो कभी सोचा ही नहीं था। ये एक गॉड गिफ्ट थी। कुछ लिख रही थी, कुछ लिखते लिखते क्योंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ, जो मेरी जगह है वो बुंदेलखंड है, नियर झांसी। तो मेरे पापा शौकीन थे, क्योंकि मेरे दादाजी खुद पोएट थे, लेकिन उनकी कोई लेखनी मुझे मिली नहीं। तो जब उन लोगों से प्रभावित हुई, मैंने कुछ लिखा। मेरे आसपास वालों ने कहा कि ये तो कविता है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर उसमें अच्छा लगने लगा। प्रस्तुति को लोग वाह वाह करने लग गए। आप 100, 200, 500 लोगों के सामने खड़े हैं और आप कुछ बोल रहे हैं और उसको वाह वाह किया जा रहा है, तो ये सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही लोगों के सामने खड़ी हुई तो वाह वाह मिली, तो मुझे लगा कि
मैं सिर्फ लिख नहीं सकती हूँ, मैं प्रेजेंट भी कर सकती हूँ, मुझे ऐसे लगता है। और इस चीज में इतना रमती गई, इतना इसको मुझे इतना अच्छा लगने लग गया कि मैंने अपनी 3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जब CPMT क्रैक कर लिया था, तो वो ऐसे ही कर लिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कर लूंगी, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम इसलिए दिलाया फर्स्ट कि इससे आप समझ जाओगे, उसके बाद कोचिंग करके आगे हम इसको एग्जाम देंगे। पापा का बहुत मन था, साइंस की स्टूडेंट हूँ मैं, तो मतलब थी। तो मैंने उसको जब क्रैक किया उसके बाद लगा नहीं यार पोइट्री ही करनी है, ये कहाँ फंस जाऊंगी मैं। तो मैंने इमीडिएटली वो डिसीजन छोड़ा, मेडिकल की पढ़ाई नहीं की और मैंने पोइट्री की। फिर पोइट्री करती रही, उसमें सब कुछ मिलने लग गया। हर वो जगह जो हम सोच सकते थे केवल जाने के लिए, वो पोइट्री में मिलने लग गया। हर वो चीज जो हमें मिल सकती थी किसी और चीज में, कि कुछ और प्रोफेशन में, वो पोइट्री से मिलने लग गया। तो उसको हम लोगों ने और ज्यादा, मतलब मैंने और ज्यादा उसको पॉलिश किया और आज आपके सामने हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपको कोई इसमें अड़चन नहीं आई पेरेंट्स की तरफ से, अरे यार ये क्या कवि बन रहे हो आप? वैसे तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन हाँ कुछ मेरे जो लोग थे, मेरे समाज के लोग थे, उन लोगों को ये बात थोड़ा कम अच्छी लग रही थी। ये समझ में ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, एक गांव से निकल करके ये कहाँ कहाँ जाना हो रहा है। तो वैसे तो मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं, तब भी थे, हमेशा से ही सपोर्टिव रहे। इनफैक्ट मेरे इन-लॉज बहुत सपोर्टिव हैं। लेकिन उस टाइम पे वो रहता है ना कि किसी की बातों में ना आ जाए, तो ये डर मुझे लगता था अक्सर कि कहीं किसी की बातों में ना आ जाए। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ, लेकिन पहले समाज ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब देखा कि अनामिका आगे बढ़ रही है तो अब वही बुला करके स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और मुझे बहुत मज़ा भी आता है कि मैं वही हूँ जिसको आप कल तक समझा रहे थे, मम्मी पापा को समझाने आते थे घंटों बैठकर कि ये एक अच्छी बात नहीं है, ये जगह जगह जाना, ये सब बेकार की बातें हैं, क्या मतलब है इन सब का। लेकिन आज सबको ठीक लगता है, अब लगता है कि हाँ सही है। बहुत खूब, बहुत खूब। जी सौरभ जी, आप बीच में कुछ कहने लगे थे। बस मैं तो ये बता रहा था कि एक्चुअली मेरे को ये मालूम नहीं था कि जो मैं लिखता हूँ वो पोएट्री है। हुआ क्या कि मैं मेरे ना न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत आते थे। मेरे को बहुत मन करता था कि मैं कुछ ना कुछ हिंदी हिंदी के प्रति रुझान मेरा बचपन से रहा। तो आर्टिकल्स लिखा करता था। वो जब भी मैं छपने दे, पहले तो अब तो इंटरनेट वगैरह आ गया, आपको बड़ा इजी है भेजना। पहले अगर कुछ भी छपने देना होता था तो पहले हम लिखते थे, उसके साथ एक फोटो जो मतलब एक्चुअल फोटोग्राफ होता है पासपोर्ट साइज का, वो प्रिंट करवा के बाजार से, तब महंगा भी पड़ता था वो, तो वो प्रिंट करवा करके तब हम न्यूज़पेपर में जाकर के खुद जहाँ पर छपता था वहां जाकर के उसको दे करके आते थे। एक बड़ा प्रोसीजर था जिसे हमें गुजरना पड़ता था, प्रोसेस था एक लंबा। तो तब हम जाते थे, वो मेरे बहुत छपते थे आर्टिकल्स, मेरे रेगुलर छपते थे। फिर वो कब पोइटिक हो गए वो मुझे भी नहीं पता चला। तो हमारे यहाँ के पापा के एक पुराने मित्र हैं, वो भी कवि थे। तो एक बार मेरा एक पूरा का पूरा, वो छपी कविता ही कहेंगे अब तो, लेकिन उस समय मेरे को लगा कि आर्टिकल है। तो वो जब वो प्रिंट हुआ पेपर में तो वो अखबार को लेकर के आए पापा के पास और बोले यार ये सौरभ तो कविता लिखता है। तब पहली बार मुझे पता चला कि मैं कविताएं लिखता हूँ। और लिटरली सेइंग, क्योंकि हम लोग बनिए लोग हैं, वैश्य लोग हैं, तो पापा को ये लगा कि क्योंकि वो जो पापा के फ्रेंड थे वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं पा पाए थे इस चीज में, तो उनको लगा कि यार ये तो बेकार हो गया, इकलौता बेटा था और ये भी गया, अब ये कुछ नहीं कर सकता जीवन में। सो मेरा जो अगला क्वेश्चन है एक्चुअली वो उस बुक से है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी शुरू के दौर में, है ना, जब मैंने नया नया करियर स्टार्ट किया था। बुक का नाम था आउटलायर्स बाय मैल्कम ग्लैडवेल। बहुत अच्छे रिसर्चर्स हुए हैं वो, उनकी बहुत सारी बुक्स आई हैं, बट दिस इज़ लाइक वन ऑफ द फर्स्ट बुक जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। शायद एक उससे पहले हुई थी, ब्लिंक नाम से। तो वो एक अपनी रिसर्च के थ्रू एंड विद लॉट ऑफ एविडेंस उन्होंने प्रूव किया कि आप कोई भी जो दुनिया का स्किल है, आर्टिस्टिक स्किल है, वो आप विद प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हो। अगर आप उस स्किल को 10,000 घंटे प्रैक्टिस करो, यानी कि आप 6 साल के हो, हर रोज 2 घंटे ऑन एन एवरेज आप प्रैक्टिस करते हो स्किल को, हारमोनियम बजाना या कुछ लिखना या कुछ भी, और जब तक आप 16 साल तक पहुंचते हो तो आप यू कैन बी द मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्ट। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं बहुत सारे वेस्टर्न बैंड्स की, लाइक बीटल्स, ये सब आपने सुना हो,
या इवन वो एग्जांपल देते हैं बिल गेट्स की, क्योंकि उन्होंने कोडिंग जब शुरू की थी माइक्रोसॉफ्ट बनाने से पहले, राइट, वो क्या प्रोसेस था, कितना टाइम लगा उनको उस तरह का मास्टर कोडर बनने के लिए, राइट। और मेरे शो पे बहुत सारे सिंगर्स आए हैं, अगर हमने 100 एपिसोड्स किए हैं उसमें से 60 to 70% सिंगर्स आए हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप कुछ भी बन सकते हो, आप एक्टर बन सकते हो विद प्रैक्टिस, बट आप राइटर नहीं बन सकते और आप सिंगर नहीं बन सकते। दैट इज समथिंग ए बॉर्न स्किल। आपका क्या कहना है? मैं इसमें पहले मैं बोलता हूँ, हाँ, बेसिकली क्या है सर कि कुछ चीजें नैसर्गिक होती हैं। हाँ, ये जो कला है ना लेखन की, हाँ, ये आप शार्प तो कर सकते हो, लेकिन उसको पैदा करना ये संभव नहीं है। हाँ, ये संभव है कि आप उस पे रियाज करते रहो, वर्क करते रहो, तो वो शार्प हो जाए। आपकी लेखनी बहुत शार्प हो सकती है, व्याकरण के साथ हो सकती है, उसमें ज्ञान आ सकता है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो जन्म है ना, वो जन्म जैसे कहते हैं ना कि कई लोग, अभी आपने बोला कि बहुत सारे परिचित मेरे ऐसे हैं जिनके अंदर पोएट्री होती है। पोएट्री हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने की जो कला है, ये एक्चुअल केवल पोएट के पास होती है। जैसे कहते हैं ना कि एयरपोर्ट पे ही क्यों उतरते हैं हवाई जहाज, बस अड्डे पे क्यों नहीं उतरते? तो इसलिए नहीं उतरते। तो ये जो भाव है ना, ये एयरपोर्ट पर ही उतरते हैं, ये हर जगह नहीं उतर सकते। एंड वी कांट चेंज, हम लोग उसको परिवर्तित भी नहीं कर सकते एयरपोर्ट में किसी भी बस स्टैंड पे। तो वही है कि ये नो डाउट उसको शार्प किया जा सकता है, लेकिन कविता क्योंकि डेवलप नहीं, मतलब बेसिकली ये उत्पन्न हो रही है। कविता, गीत, लेखन, गायकी भी रियाज से आ सकती है। सपोज कीजिए मेरी आवाज अच्छी है, लेकिन मेरे को गायकी नहीं आती, तो मैं रोज अगर रियाज कर रहा हूँ तो मैं एक अच्छा गायक हो सकता हूँ। लेकिन जो गीत गाया जा रहा है वो पैदा होता है। वाल्मीकि जो एक डाकू थे, उन्होंने क्रौंच पक्षी का एक छोटी सी घटना उनके सामने घटी, तो वो क्रौंच पक्षी जब उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने एक क्रौंच को मारा, क्रौंच होता है सारस पक्षी, उसको मारा, तो वो तो मरा, लेकिन उसका जो साथी था वो देख करके उसको मर गया। तो वो जो पीड़ा वाल्मीकि ने महसूस की, वो डाकू वाल्मीकि ने जो महसूस की, वो एक क्षण उनको पोएट्री दे गया, वो बगैर रियाज के था, वो उत्पन्न हुई हुई कला है। ऐसे ही तुलसीदास के जीवन में उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उनका तिरस्कार किया। तिरस्कार करने के बाद उनके अंदर वो प्रस्फुटित हुई। कालिदास में सेम ऐसा हुआ कि वो काली के भक्त, वो तो अनपढ़ थे, मतलब इतना बड़ा मूर्ख व्यक्ति जो जिस डाल पर बैठा उसे काट रहा हो, और एक व्यक्ति ने शर्त लगाई कि मैं रानी का विवाह सबसे मूर्ख व्यक्ति के साथ कराऊंगा, तो वो उसको पकड़ के ले आए। मतलब मूर्खता की भी एक पराकाष्ठा। वो मूर्ख कालिदास इतने बड़े हो गए, इतने बड़े ज्ञानी हो गए, ये प्रस्फुटित हुआ, ये डेवलप नहीं हुआ। मैं एक बात कहती हूँ, जी, अभ्यास, रियाज, ये सारी चीजें बेशक से उस चीज को निखारती हैं, उस कला को निखारती हैं जो आपके अंदर है। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इनबिल्ट होती हैं, गॉड गिफ्ट होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आप पैदा नहीं कर सकते, और उसका कारण है, पैदा नहीं कर सकते इसका एक कारण भी होना चाहिए। मतलब लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्यों नहीं कर सकते। कारण ये है कि आप एक नेचर के साथ पैदा होते हैं। आप जैसे कि मैं हूं, मैं एक्स्ट्रा इमोशनल हूँ, ठीक है, आप उससे थोड़ा कम इमोशनल होंगे। ये हो सकता है कि इमोशनल ना ही हो। तो हर व्यक्ति का एक अंदर उसके एक जो उसके खुद के भाव होते हैं। कोई कहते हैं, मेरी पंक्तियां हैं कि एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। तो और मैं अभी आपने बोला था कि लाइंस का जरूर सपोर्ट लीजिए, तो यहाँ पे मैं लाइंस के साथ कहती हूँ कि कभी नयन का आंसू उसकी धड़कन को तड़पाता है, कभी नयन का आंसू उसकी धड़कन को तड़पाता है, कभी प्यार का नगमा उसके अंतस में घुल जाता है, मगर समय की चोटों से वो उसे बचा ले जाते हैं जिन लोगों को अपने दिल के साथ धड़कना आता है। तो ये हमारे आभार, ये हमारे अंदर के भाव होते हैं, जिन भावों को हम समय समय पे प्रकट करते हैं। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रियाज जो होता है वो उन भावों को अभिव्यक्ति कितनी अच्छी आप कर सकते हो। मैं खुद इसका एक एग्जाम्पल हूँ। ये जो रियाज था, यही एक कारण है
कि पहले जो 100 लोगों के सामने खड़े होकर के घबराते हुए उन्हीं बातों को कहती थी, उस कविता को कहती थी, उसी बात को कहती थी, वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते, रियाज करते करते आज 1 लाख 2 लाख लोगों के सामने खड़े होकर के उसी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ, उसी बात को जो बात पहले थी। तो वो आपने उसी बात को कहने के लिए इतने जो रियाज किया है ना, वो काम आया है। तो रियाज काम तो जरूर आता है। हाँ, लेखन को, गायकी को आप कभी भी सुर में यदि आप गा सकते हैं तो आप अपने सुरों को परफेक्ट कर सकते हैं, उन सुरों को और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बेसुरे हैं तो सुर का ज्ञान लाना ये थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग तो पत्थर से पानी भी निकाल देते हैं कि वो है कि जब देखा कायनात को अपनी उड़ान से, हमको लगी बुलंद जमी आसमान से, और अंबर पे गुल खिलाने का जिसको मिला हुनर, पानी भी निकाला है उसी ने चट्टान से। तो अभ्यास करके तो पानी से, चट्टान से पानी भी निकल सकता है, लेकिन यदि बेसुरे हैं तो गायकी में नहीं जा सकते। लिखना नहीं आता है, आपके भाव लेखनी बनकर के कागज पर नहीं उतरते हैं, तो आप कितना भी रियाज कर लीजिए नहीं हो सकता। उसको आप निखार सकते हैं अभिव्यक्ति में, प्रस्तुति में। बहुत खूब, बहुत खूब। सो अनामिका जी, अब आपका जो उपनाम है अंबर, अंबर है ना, वो कैसे चुना आपने? हाँ, नो डाउट हम लोग जब शायरी में आते हैं, कविताओं में आते, तो एक नाम जरूर रखते हैं जिसका नाम, जो उपनाम होता है। कई बार क्या होता है कि आपको देख करके भी आपका नामकरण हो जाता है, तो तब तक मुझे ये पता ही नहीं था कि उपनाम जैसा कुछ होना भी चाहिए, तो मुझे ये नाम दे दिया गया। कुछ कवियों ने मिलकर के, हमारे आराध्य हैं आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जो जैनों के बहुत बड़े संत हैं, तो उनके सानिध्य में मुझे ये नाम दिया गया। और ये कहते हुए एक कवि का विश्वास था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, हेमंत तिवारी निशंक, वो जा चुके हैं। तो उनका ये विश्वास था कि अनामिका अंबर की तरह, मतलब अंबर की ऊंचाइयों पे पहुंचेगी और अंबर की तरह लोगों को दिखाई देगी। तो अब ये तो खैर ईश्वर जाने, आप लोग जाने, लेकिन हाँ, उन्होंने इस विश्वास के साथ ये नाम रखा। नहीं, बहुत एकदम से, जैसे कहते हैं ना अभी कैजुअल लैंग्वेज में, कि एकदम फिट बैठा। ओह, थैंक यू। सो आपकी अभी तक की जो भी इतनी सारी आपने पोइट्री जो लिखी है, उसमें ऐसी कौन सी पोइट्री है जिसमें यू आर रियली फील कि मुझे गर्व है, ये मैंने लिखा है, मुझे ही नहीं विश्वास हो रहा कि मैंने लिखा है इसको? जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद भी है और जिसको मैं अक्सर, मतलब एक होता है ना, आप खुद के कभी कभी फैन हो जाते हो, हाँ, मैं सुनाती हूँ, और वो मुझे लगता है वो आपके साथ भी कनेक्ट होगा और बहुत अच्छे से होगा, और सबके साथ कनेक्ट होती है ये लाइंस जो मैं सुनाने जा रही हूँ। सुनिएगा कि 2 तरह के लोग हमारे जीवन में होते हैं, 2 तरह के दोस्त। एक तो वो जिन्हें हम 2 तरह के दुश्मन। एक तो वो जिन्हें हम जानते हैं कि ये दुश्मन है, दूसरे वो होते हैं जिन्हें हम जान नहीं पाते कि ये दुश्मन है, और वो हमारे साथ ऐसे रहते हैं जैसे कि दोस्त। कई बार हमें लगता है कि ये है व्यक्ति जो हमसे जल रहा है, और बहुत जल रहा है। तो मुझे, मेरी ज्यादातर शायरी में जो लोग, मुझे ना मजा आने वाली शायरी में ज्यादातर करती हूँ, जैसे कि वो जल रहा है तो आओ इसे और जलाते हैं थोड़ा सा। आप सुनते हैं? तो जय जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ड्यूरिंग द लाइंस मेरी इस पोएट्री में आप भी उस बंदे को अपने जहन में रखिए थोड़ी देर के लिए, और सोचिए कि ये जलता है तो इसे थोड़ा और जलाया जाए, और एंजॉय कीजिएगा। मैं सुनाती हूँ, ये मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियां हैं कि लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम
निकले तो मेरी तस्वीर बनती है, धुआं दिल से जो उठे तो मेरी तस्वीर बनती है। के कम ज्यादा में अटकी दुनियादारी है, कम ज्यादा में अटकी दुनियादारी है, वक्त वक्त पर सबका पलड़ा भारी है। जिसको तुमने मेरी बात कही जाकर, जिसको तुमने मेरी बात कही जाकर, याद रहे मेरी उससे भी यारी है, याद रहे उसकी मेरे, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है। तो ये बहुत कॉमन है और मैंने बताया ना, मुझे ऐसा लिखने में बहुत मजा आता है। अभी 2 महीने पहले जब सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो मैं और गोविंदा जी एक स्टेज पे थे, तो कुछ ऐसी बात चल रही थी। तो लास्ट में मैंने उनको बोला, मैंने कहा गोविंदा जी आप इतने इनसिक्योर मत होइए, मैं 4 लाइन कह देती हूँ, आप भी अपने लोगों को ये समझाइए। नो डाउट सर्दी बहुत है, अभी की बात है, मेरे सोशल मीडिया पे पड़ी है, मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा कि ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, हर मौसम से अपनी यारी रखो तुम। सर्दी बहुत है मुझको गर्माहट देने, सर्दी बहुत है मुझको गर्माहट देने, जलने वालों जलना जारी रखो तुम, जलने वालों। तो आपको कभी भी जब भी कोई इंसान तरक्की करने लगता है, स्पेशली इस लेवल पे, आपके लेवल तक पहुंचने लगते हैं, तो एकदम ऐसा होता ही है कि जो आपके एकदम पीछे रह गए हैं, जो नहीं कर पाए, मे बी कई बार क्या होता है कि आप बहुत टैलेंटेड भी होते फिर भी नहीं मिल पाता आपको वो वाला प्यार और वो सब। सो उस इमोशन को आप कैसे हैंडल करते हो कि जब आप समझ लेते हो? फॉर श्योर एक तो है कि आप अपनी कविताओं के थ्रू ही जवाब देते हो। ये समय होता है, आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि आपने इतनी मेहनत की होती तो आप यहाँ होते, या मैं किसी को चिढ़ा नहीं सकती, मैं नहीं चाहती कि मैं चिढ़ाऊं, और ऐसा ये एक अच्छी बात भी नहीं है। किसी को चिढ़ाने का मतलब है कि वही जो आपने कहा ना, वो लाचार है बेचारे, उनका और मजाक बनाना है। तब जब आपको ईश्वर दे रहा है, आप ईश्वर की देन आपके पास है, गॉड गिफ्ट आपके पास है, समय आपका ठीक है, ऐसे में तो कभी भी नहीं करना चाहिए जी। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है जो मैं यदि लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि मैं यदि अपने आप को उस जगह पे रखूं तो मैं भी इस चीज को स्वागत करूंगी, अंदर से दुखी होंगी नो डाउट कि हमें भी वहां होना था, लेकिन यदि हम सामने होते हैं तो हमें उस चीज का स्वागत करना चाहिए। जिसके साथ समय है, जिसके साथ ईश्वर है, जिसके साथ सब कुछ है, तो उनका स्वागत जरूर करना चाहिए। उसके बाद भी यदि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं, कई बार मुझे सुनने को मिलता है, आप जिन्हें इतना बेचारा कह रहे हैं, कई बार वो इतने बेचारे नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं पीछे पीछे, जिससे सामने वाला मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, अपने जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते से पीछे हटे या रुक करके परेशान हो। ऐसे में मैं एक बात जरूर कहती हूँ, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो कुंठा है ना, कुंठा बहुत बुरी चीज है जी। एक एक्टर जब ऊंचाइयां
प्राप्त करता है, तो दूसरा अगर उसकी प्रतिस्पर्धा कला में करे, प्रस्तुति में करे, तो समझ में आता है। आज की तारीख में वो इन चीजों पर मेहनत नहीं करता, वो 22 साल, वो 25 साल नहीं देखता जो हम लोगों ने उन्होंने बहुत प्यारी बात कही बशीर साहब ने कि आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बेशक तो वो मेहनत जो भी देखनी तपस्या चाहिए। है, वो देखिए तानसेन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, जबकि उसी जो वो समय था उनके समकालीन हरिदास उनसे ज्यादा कैपेबल थे, उनसे ज्यादा बड़ी कला थी हरिदास के पास, तानसेन के पास नहीं थी। बावजूद उसके अकबर के सबसे ज्यादा निकट कौन थे? वो तानसेन थे, जिनका चयन हुआ वो तानसेन थे। लेकिन हरिदास कुंठित नहीं थे। जब चर्चा हुई, लोगों ने हरिदास की बात कही, तो अकबर ने कहा कि एक बार बुलाओ हरिदास को भी, देखते हैं कौन है। तो हरिदास नहीं गए, बोले हरिदास को सुनने के लिए अकबर को आना पड़ेगा। तो ये अहम जो होता है ना स्वाभिमान का, ये बहुत बड़ी चीज है। वो गरीब होते हुए भी कुंठित नहीं थे, वो राजमहल के बड़े कलाकार ना होकर के भी कुंठित नहीं थे। तो ये जो कुंठा, ये बड़ी चीज है, इसको अगर तज दें तो सब बहुत अच्छा हो जाए। देखिए, आज मैं दिल से बोल रहा हूँ एक बार, आई फील सो ब्लेस्ड सामने। थैंक यू सो मच। ये धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इतराया चांद अपने यौवन पे आ गया, और आपने पसंद किया मेरे अल्फाज को, तो आपका ये अंदाज हमको भी भा गया। बहुत खूब। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जय हो के अंबर पे आज सुमन इतने सारे बिखर रहे हैं। क्या बात है। फिर जय हो। जय हो। स्पॉन्टेनियस था, मैंने सोचा नहीं था। बेशक। बहुत खूब। सो अभी सौरभ जी, अनामिका जी ने मुझे अपनी फेवरेट पोएम सुनाई थी, है ना, एक उसमें। सो आपका भी कोई जो फेवरेट, जिस पे आपको बहुत गर्व है कि मैंने ये लिखा और खुद ही नहीं विश्वास हुआ, यार मैंने ये लिख दिया, कमाल हूं मैं। मेरी 2 कविताएं मेरे को बहुत प्रिय हैं, और वो मेरे को प्रिय भी इसलिए हैं क्योंकि उनमें से एक तो अनामिका को भी बहुत प्रिय है जी। सुभाष। हाँ, नेताजी सुभाष वो चंद्र प्रपोजल, बोस। अच्छा, मुझे एक प्रपोजल वाली तो मैंने आपकी सुनी हुई है, बट वो भी और सुना। एक कविता इतिहास। ये 2 कविता मेरी ऐसी कविताएं हैं जिनको मैं लिख करके बहुत दिन तक इस नशे में रहा कि मैंने कैसे लिख दी, ये कैसे कृपा हुई, बड़ी अनुकंपा हुई जो इन कविताओं के लिए मेरा चयन किया मां सरस्वती ने। तो ये 2 कविताएं हैं जो मेरे को बहुत प्रिय हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत का इतिहास। कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझार मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। कविता बड़ी है, लेकिन इसका एक अहम बंद, जो आखिरी बंद मैंने लिया इस कविता का, जिस कारण से कविता मैंने लिखी, जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताई हाकू हवाई अड्डे से प्लेन में उड़े, और ऊपर जाकर के प्लेन क्रैश हो गया और इसमें उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा हम लोगों से कहा गया। आप भी इस बात को जानते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर जन्म लेता है कि कोई भी वैमानिक दुर्घटना अगर होती है तो उसका ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है, उसकी घटना का विवरण लिखा जाता है, मरने वालों के नाम पते लिखे जाते हैं। आज कितने विमान हैं उनकी संख्या उंगलियों पर नहीं हो सकती। उस समय कितने रहे होंगे? उस समय तो एक विमान होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, जिस समय की क्रैश की बात कही गई। उस समय इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उस देश के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो ये सिद्ध करे कि कोई वैमानिक दुर्घटना हुई। और नेताजी उसके बाद भी कई बार देखे गए। ऐसा कई बार आपने भी सुना होगा कि नेताजी वहां मिले, नेताजी के रूप में कोई एक बाबा संत भी मिले। तब वहां से ये प्रश्न उठता है और मैं उसका जवाब एक प्रश्न के माध्यम से मांगता हूं, वो सुनिएगा। कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में,
कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में। सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई। दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया। बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया। आपसे वो जली हुई लाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता। बहुत खूब। अब मुझे ये जो वीर रस की एक तरह से आपने मुझे कविता सुनाई है ना, और बहुत सारा कुछ लिखा भी जाता है आजकल, और आजकल जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको किसी को कुछ खास मतलब नहीं है ना। मैं ये जानना कि हम एज एन इंडिविजुअल घर पे बैठे हम एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम अच्छी टेक्नोलॉजी पे लोग हमें जाने या कला में तो जाने समझे। इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो बना रहा है, कोई डांस कर रहा है ना, रील्स बना रहा है, सब चल रहा है, और अल्टीमेटली जो गरीब है वो अपनी रोटी ढूंढ रहा है, ये सब है। इन सब के बीच में जो देश, जो बॉर्डर्स हैं, है ना, अब हम आपको चाहते हैं कि यूएस आए, उसके लिए कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, या जब हम शुरू में आए तो कितनी सारी फॉर्मेलिटीज से हम गुजरे, वो बॉर्डर्स को क्रॉस करना, है ना। मुझे लगता है कि कई बार कि जो एक राजा होता है वो अपने आप को थोड़ा सा पॉपुलर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए देशभक्ति का इमोशन जगाता रहता है लोगों में। जाओ मरो देश के लिए, जाओ शहीद हो देश के लिए, और उसको एक प्राउड फीलिंग देगी। देश के लिए जी क्यों नहीं सकते, मरना ही क्यों ज़रूरी है। ऐसे ही रिलीजन में भी है, ऐसे ही रिलीजन में है कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, है? आप उन बाबा का नाम लो या इस भगवान का नाम लो, डरा डरा के ही, है ना, कई बार डरा डरा के, कई बार भजन स्तुति करके। ये बड़ा अच्छा इंसान है। मैं भजन नहीं गाता हूँ, अगर मुझे नहीं आरती आती तो मैं खराब कैसे हो गया। तो वो एक पर्टिकुलर गुरु को पॉपुलर करने के लिए, एक पर्टिकुलर भगवान को पॉपुलर करने के लिए, एक पर्टिकुलर नेता को पॉपुलर करने के लिए आप देश और रिलीजन कहीं ना कहीं से इस तरह का सहारा लेते रहते हैं। हमारी दुनिया, ये भगवान ने तो हमें नहीं बना के भेजा था देश, ये तो हमने बनाए। हमें क्यों बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, क्यों इसी इमोशन को बार बार अभी भी इस सेंचुरी में, और ये कब तक आपको लगता है जा सकता है या नहीं जाएगा कभी भी। सॉरी, बड़ा लंबा क्वेश्चन था, बट आई डोंट नो मैंने आपको ठीक से एक्सप्रेस किया या नहीं। बौद्धिक प्रश्न है। हाँ, बहुत अच्छा। मैं पहले आप उत्तर देंगे? नहीं, आप पहले लीजिए, मैं बताता हूँ। देखिए, मैं एक चीज बोलूं, पहली बात तो जो आपने ये बात बोली है कि एक व्यक्ति मतलब देश के लिए मरना क्यों आवश्यक है, देश के लिए जीना क्यों नहीं आवश्यक, ये बहुत शानदार बात थी। ऐसा थॉट हम लोगों ने 2014 के बाद एक्सेप्ट करना सीखा। इससे पहले हम लोग ये बात करते थे, देशभक्ति की बात आती थी तो ये होता था कि हम लोग बॉर्डर पर जाएं और जाकर के शहीद हो जाएं। आज पहली बार हम लोगों को ये पता चला कि बॉर्डर का मतलब शहादत नहीं है, बॉर्डर का मतलब वीरता है। आप ये देखिए कितनी बड़ी एयर स्ट्राइक हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि एक भी वर्दी वापस घर नहीं आई। पहली बार ऐसा हुआ कि एक भी वर्दी वापस नहीं आई। उनकी जिम्मेदारी केवल नेस्ते नाबूद करना नहीं था बाहर के देश को, उनकी जिम्मेदारी अपने जवानों को बचाना भी था। तो ये इस तरीके से सेट किया गया था वो प्रोग्राम कि उसमें शहादत कम से कम हो, वीर गति जो हमारे जवानों की होती है वो कम से कम हो, नुकसान कम से कम। तो ये ऐसा पहली बार हुआ। अनामिका जी एंड सौरभ जी, ऐसा करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि अनामिका एंड सौरभ जी जैसे से बात करते हैं, जैसे कवियों से बात करते हैं, तो उसको पॉसिबल नहीं है कि इस सारी कन्वर्सेशन को एक एपिसोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे एक ब्रेक लेके फिर से वापस आते हैं एक नए एपिसोड की फॉर्म में। इसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे विद मच मोर इंटरेस्टेड क्वेश्चंस एंड आई एम श्योर मच मोर इंटरेस्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप सबकी जय हो। J-Ho, J-Ho, J-Ho. This is
is Jay Kumar Show. टैटू सनम तेरे नाम का बनवा लिया है, टैटू सनम तेरे नाम का बनवा लिया है, टैटू सनम तेरे नाम का बनवा लिया है, टैटू सनम तेरे नाम का। मत समझो के बस आज कल ही डेट करूंगी, जन्मों के साथ ही हर जन्म में